हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रीति वाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। आज के हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? तो आज के हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ऑप्शन बी दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्शन सी दिया हुआ है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और ऑप्शन डी हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर इन्हें बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। तो बोला गया है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें कि ऐसा एल्कोहलिक ग्रुप जिसमें हाइड्रिक ग्रुप एक से ज़्यादा हो, यानी पॉलीहाइड्रिक हुआ। अगला है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मतलब ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो। नेक्स्ट दिया है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल मतलब ऐसा एल्कोहल में कि 3 हाइड्रिक ग्रुप हो। और नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जिसमें COOH ग्रुप हो। तो हमें बताना है कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और भी बहुत सारे जैसे कि सेलुलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर और नॉन शुगर ये अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा उत्पाद सेलुलोज से प्राप्त नहीं होता है? हमें बताना है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से क्या चीज़ हमारी सेलुलोज से नहीं बनती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है रेयॉन, ऑप्शन बी दिया हुआ है गन कॉटन, ऑप्शन सी दिया हुआ है कागज़ और ऑप्शन डी दिया हुआ है इंसुलिन। यानी ऑप्शन ए क्या है? रेयॉन। ऑप्शन बी गन कॉटन। गन कॉटन। ऑप्शन सी दिया हुआ है पेपर और ऑप्शन डी दिया हुआ है इंसुलिन। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से क्या चीज़ हमें सेलुलोज से नहीं मिल सकती है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज होता है हमारा पॉलीमर। किसका पॉलीमर होता है? सेलुलोज हमारा पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज हमारा पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। अभी हमें ये बताना है कि हमें इसमें से कौन सी चीज़ सेलुलोज से नहीं मिल सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंसुलिन। इंसुलिन हमें सेलुलोज से नहीं मिलता है। पेपर मिलता है, रेयॉन भी मिलता है, गन कॉटन मिलता है, बट सेलुलोज से हमें इंसुलिन नहीं मिलता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? जो ट्रीज की बार्क होती है, छाल होती है पेड़ों की, उसमें पाया जाता है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलुलोज का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। हमें क्या बताना है? सेलुलोज की जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है वो इनमें से किससे होती है? हमें क्या बताना है? जो हमारा सेलुलोज होता है उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किससे होती है, यानी औद्योगिक निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमारे पास? नायलॉन से, ऑप्शन बी दिया हुआ है कपास से, ऑप्शन सी दिया हुआ है डेक्रोन से और ऑप्शन डी हुआ है उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी एबव।
तो हमें क्या बताना है कि इसमें से जो सेलुलोज होता है वो किससे बनाया जाता है, उसका निर्माण किससे होता है। तो क्या वो नायलॉन से होता है, क्या वो कपास से होता है, या फिर डेक्रोन से, या फिर इन सभी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास से। सेलुलोज का औद्योगिक निर्माण कपास से, यानी कि हम इसे बोलते हैं कॉटन से किया जाता है। सेलुलोज का औद्योगिक निर्माण या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किससे होती है, कॉटन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्तनधारियों के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। हमें क्या बताना है, जो स्तनधारी होते हैं, यानी कि हम इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैमल्स। क्या बोलते हैं, मैमल्स। हमें बताना है जो मैमल्स का मिल्क होता है उसमें कौन सी शर्करा यानी शुगर पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमें, ऑप्शन ए दिया हुआ है लैक्टोज, ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी दिया हुआ है सुक्रोज, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्लूकोज। तो मैमल्स के मिल्क में हमें कौन सी शुगर मिलती है, यानी स्तनधारियों के दूध में हमें कौन सी शर्करा मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोज। लैक्टोज हमें मैमल्स के मिल्क में मिलती है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट विशिष्ट ध्रुवण घूर्ण का मान होता है, यानी स्पेसिफिक रोटेशन एंगल का जो वैल्यू होती है हमें वो बतानी है। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, +112 डिग्री, +113 डिग्री, +110 डिग्री, या -112 डिग्री। ये हमें ग्लूकोज के डी अल्फा डी ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 112 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल, या फिर स्पेसिफिक रोटेरिया बोल सकते हैं इसे, और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रोटेरिया। रोटेरिया। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है अल्फा डी ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, +112 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्टार्च का रासायनिक नाम है। हमारा जो स्टार्च होता है उसका हमें केमिकल नेम बताना है। रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम। तो स्टार्च का केमिकल नेम हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें एमिलम, या इसे बोल सकते हैं एमाइलम। अगला है सेमिलम। यहाँ पे पहले ऑप्शन से आना चाहिए सेमिलम, फिर दिया हुआ है दोनों या फिर कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ऑप्शन ए अमाइलम, ऑप्शन सी सेमिलम, और या फिर ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एमाइलम। हमसे ये पूछा गया है कि स्टार्च का केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एमिलम या एमाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टार्च की पहचान किस रूप में की जाती है। हमें बोला गया है स्टार्च को हम किस तरह से देख सकते हैं, या फिर किस तरह से उसकी फिजिकल स्टेट होती है। हमसे इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है, स्टार्च की फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, द्रव के रूप में, यानी कि हम इसे बोलते हैं लिक्विड स्टेट में। द्रव मतलब लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट दिया हुआ है ठोस के रूप में, ठोस यानी सॉलिड स्टेट में। ऑप्शन सी दिया हुआ है गैस के रूप में, यानी गैसियस फॉर्म में। और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा गया है स्टार्च इनमें से किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। स्टार्च इनमें से किसी फॉर्म में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपचायक शर्करा के नाम से जाने जाते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सी अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। अपचायक शर्करा को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, या फिर ये सभी। तो हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो इसका सही आंसर, पहले तो हम ये बता देते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स किसे कहते हैं। तो ऐसी शुगर्स जिसमें कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है, उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज जो है वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एमिल फिशर ग्लूकोज के विन्यास का निर्धारण करता है। एमिल फिशर जो ग्लूकोज, विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन। तो हमसे पूछा गया है एमिल फिशर ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें दिया हुआ है माइनस ग्लूकोज, प्लस ग्लूकोज, माइनस मैनोज या माइनस एरबीपोस। इसका माइनस प्लस का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लेवोरोटेटरी। प्लस साइन का क्या होता है, जो जिसके भी आगे प्लस साइन लगा होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, और जिसके भी आगे माइनस साइन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो ये सिंबल्स ये बताते हैं। तो हमें बताना है कि एमिल फिशर ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिव ग्लूकोज, यानी हम बोल सकते हैं इसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लूकोज के अपचयन से बनने वाला उत्पाद है। ग्लूकोज के अपचयन, अपचयन मतलब क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो ग्लूकोज के रिडक्शन पे इनमें से क्या बनेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं मैनिटॉल, बी दिया हुआ है मेंथॉल, ऑप्शन सी दिया हुआ है मैनिटॉल और मेंथॉल दोनों, या फिर ऑप्शन डी सॉर्बिटॉल। तो अगर हम ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो इनमें से क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के रिडक्शन की रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CHO, CHOH का होल 4 और लास्ट में CH2OH। इसे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 H आएंगे। यहाँ पे जो हम रिडक्शन के लिए लेंगे वो होगा सोडियम अमलगम। क्या होगा, सोडियम अमलगम। और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सॉर्बिटॉल। क्या मिलेगा, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH। बाकी जो नीचे की चीजें होती हैं वो सभी एज इट इज रहती हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड में H ऐड करना या फिर उससे O हटाना, ये होता है रिडक्शन। अभी यहाँ पे एल्डिहाइड, हमें पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे हमें एल्कोहल ग्रुप मिलता है, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे, किसी भी एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, हमें रिजल्ट में मिलेगा एल्कोहल। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, यहाँ पर एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है।
उनके रिडक्शन पे हमें अल्कोहल मिलेगा। इसमें भी जब हम ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं, ये क्या है हमारा, ये ग्लूकोज है। यहाँ पे रिडक्शन के लिए स्पेशली क्या यूज की है हमने, सोडियम अमलगम। क्या यूज किया है, सोडियम अमलगम। इससे 2H आते हैं जो कि यहाँ पे अल्कोहल को, वो एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। वो दो, यहाँ पे CHO था, यहाँ पे CH2OH है, यानी यहाँ पे ये 2H ऐड हो गए। जो 2H हमें सोडियम अमलगम से मिले थे वो ऐड हो गए। उन्होंने एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज के रिडक्शन से हमें सॉर्बिटॉल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में हमें क्या दिया गया है, ग्लूकोज यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेगा और ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा। और ओसाजोन की रिएक्शन, मैं इस रिएक्शन को पहले कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पे होगा फिनाइल हाइड्रोजीन, ये होगा फिनाइल हाइड्रोजीन। यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन एक्सेस में होता है। क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजीन एक्सेस में होता है और ग्लूकोज उससे रिएक्ट करके बनाता है ओसाजोन, या फिर ग्लूकोज का स्पेसिफिकली है तो हम उसे बोल सकते हैं ग्लूकोसाजोन। ठीक है, ग्लूकोसाजोन भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ ओसाजोन भी बोल सकते हैं। ओसाजोन की रिएक्शन यहाँ पे HCl किससे की जाएगी, तो पूछा गया है क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हमसे पूछा गया है क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, पहले मैं रिएक्शन कंप्लीट कर। यहाँ पे ये X आ गया है और उसके बाद है यहाँ पे भी रिएक्शन हुई है Zn ACOH, यहाँ पे इसका ये रिडक्शन हो रहा है इस तरह से। ये रिएक्शन ये है। अब पूछा गया है इसमें कि उत्पाद का नाम क्या है, यानी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम क्या है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है अल्फा ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया हुआ है गैलेक्टोज, ऑप्शन सी दिया हुआ है फ्रक्टोज और ऑप्शन डी दिया हुआ है बीटा ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम ओसाजोन के बारे में जानेंगे। क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती हैं वो फिनाइल हाइड्रोजीन से एक्सेस में रिएक्ट करती हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो वो कुछ इस तरह से होता है। पहले ये बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर पहले NH और फिर NH2, तो ये होता है हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन। इससे एक्सेस में रिएक्ट करता है ग्लूकोज और ग्लूकोसाजोन बनाता है, यानी ओसाजोन बनाता है। अब पूछा गया है HCl से रिएक्ट करता है, फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, फिर जब उसका रिडक्शन करते हैं तो हमें एक A कंपाउंड मिलता है। तो हमसे पूछा गया है कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज या बीटा ग्लूकोज। अच्छा, अल्फा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या बीटा ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। क्या होगा, ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या बोला गया है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफर करते हैं। पूछा गया है किसकी वजह से, इसका रीजन पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखना है हमें, समान रूपण के कारण, OH समूह के कारण, विन्यास के कारण या इनमें से कोई नहीं। समान रूपण मतलब सेम फॉर्मूला की वजह से, इनके सेम फॉर्मूला होते हैं इस वजह से, या फिर जो इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उस वजह से, या फिर विन्यास के कारण, यानी कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण।
विन्यास के कारण मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्यों डिफर करते हैं आपस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विन्यास के कारण। क्योंकि क्या होता है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और बीटा डी ग्लूकोज में क्या फ़र्क होता है, ये जो OH ग्रुप होता है ये ऊपर की साइड हो जाता है, और ये जो H ग्रुप होता है वो नीचे की साइड आ जाता है। बस इतना ही फ़र्क होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में। सॉरी। और इसी वजह से इनका ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये चेंज हो जाता है। इस जगह पे इनका कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फीलिंग विलयन से लैक्टोज अपचयित होने पर देता है। अगर लैक्टोज को हम फीलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अगर लैक्टोज की रिएक्शन फीलिंग सोल्यूशन से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ओसाजोन या फ्यूरेनोस। तो लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, और फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब पूछा गया है लैक्टोज इससे रिएक्ट करके हमें क्या देगा। तो फेलिंग सोल्यूशन के बारे में पहले जान लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। क्या होता है, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट और टेट्राहाइड्रेट। ये होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में फर्क करता है, और इसके अलावा केवल और केवल जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वही इसे दे पाती हैं, नॉन रिड्यूसिंग नहीं दे पाती हैं। अब पूछा गया है लैक्टोज अगर इस फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओसाजोन। क्या बनाएगा, ओसाजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेलुलोज अणु में लगभग बीटा ग्लूकोज वलय इकाइयों की कितनी श्रृंखला उपस्थित होती है। यानी कि सेलुलोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें वलय मतलब रिंग, वलय मतलब रिंग। तो उसमें पूछा गया है बीटा ग्लूकोज के कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सेलुलोज के मॉलिक्यूल में बीटा ग्लूकोज की कितनी रिंग्स या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी कितनी श्रृंखला उपस्थित होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 150। तो मैंने आपको बताया सेलुलोज पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और हमसे ये पूछा गया है कि बीटा ग्लूकोज उसमें कितना होता है, उसके कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी रिंग्स होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 200। सेलुलोज में 200 बीटा ग्लूकोज की रिंग्स या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोनोसैकेराइड किस प्रकृति के होते हैं। मोनोसैकेराइड किस टाइप के होते हैं, अम्लीय यानी कि एसिडिक, अम्लीय मतलब एसिडिक, क्षारीय मतलब बेसिक,
उदासीन मतलब न्यूट्रल, और कोई नहीं मतलब नन। तो पूछा गया है मोनोसैकेराइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या किसी तरह का नहीं होता है। तो हमारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, उनका कोई भी नेचर एसिडिक बेसिक टाइप्स नहीं होता है। मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कुछ यौगिक निनहाइड्रिन के साथ ऋणात्मक परीक्षण देते हैं तथा बेनेडिक्ट विलयन के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। ऐसे यौगिक हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, एक प्रोटीन, एक मोनोसैकेराइड, एमिनो एसिड या अमाइनो अम्ल, और लिपिड। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा कोई यौगिक है जो निनहाइड्रिन के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है जबकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, वो क्या होगा। सबसे पहले हम निनहाइड्रिन देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन होता है 2,2 डाइहाइड्रोक्सी 2,2 डाइहाइड्रोक्सी 2 डाइहाइड्रोक्सी इन 2,2 डाइहाइड्रोक्सीन 1,3 डाइओन, ये होता है निनहाइड्रिन का फॉर्मूला। और हमारा जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है। कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, सोडियम कार्बोनेट का, और सोडियम सिट्रेट का, और किसका, सोडियम सिट्रेट का। तो अब बोला गया है ऐसा कंपाउंड जो इसके साथ नेगेटिव टेस्ट दे और इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट दे, वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड निनहाइड्रिन के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज को जब शुष्क HCl की उपस्थिति में तथा CH3OH के साथ गर्म करते हैं तो वह अल्फा तथा बीटा मेथाइल ग्लूकोसाइड देता है, क्योंकि इसमें होता है। हमसे पूछा गया है, हमें बताया गया है पहले तो कि ग्लूकोज को जब HCl के प्रेजेंट में मिथाइल एल्कोहल, ये क्या है हमारा, मिथाइल एल्कोहल। तो ग्लूकोज को जब हम HCl के प्रेजेंट में मिथाइल एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो वो अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है। वो क्या देता है, अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो इसका रीज़न क्या है कि इसमें एल्डिहाइड होता है, इस वजह से वलय संरचना, यानी कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है इस वजह से, या ये रिंग बना सकता है इस वजह से, या फिर बोल सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से। इसमें CH2OH ग्रुप होता है, यानी इसमें एल्कोहलिक ग्रुप होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वलय संरचना, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, इसकी वजह से ये अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये भी हमारे रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, इरेज कर रही हूँ इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, मिथाइल एल्कोहल जुड़ जाता है, तो ये होता है अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड में सेम यही होता है,
ये OMe ऊपर हो जाता है और H नीचे हो जाता है। बस यही होता है अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फीलिंग विलयन के साथ ग्लूकोज को गर्म करने पर हमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है, वह किस रंग का होता है? हमसे बोला गया है जब हम ग्लूकोज को फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। बोला गया है कि वो किस कलर का होता है, तो हमें बताना है जब फेलिंग विलयन के साथ हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं तो वो किस कलर का फॉर्म होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन बी होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ठीक है, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ग्लूकोज को भी ऑक्सीडाइज करता है। ग्लूकोज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेंगे, इसकी रिएक्शन देखेंगे। जब हम इसकी रिएक्शन हम करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन से, किससे? फेलिंग सॉल्यूशन से। कौन से मीडियम में? एल्कलाइन मीडियम में। फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन हम किस में करते हैं? एल्कलाइन मीडियम में। तो ये इसे ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हमने पढ़ा फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हमारे एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है? हमारे एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ ही एक और बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसका नाम होता है CU2O। अब बोला गया है ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसके बारे में पूछा गया है, यह किस कलर का होता है? पीला कलर का होता है, हरे कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है या फिर लाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल। ये रेड पीपीटी या फिर बोल सकते हैं ब्राउन रेड पीपीटी फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अभिक्रिया डी ग्लूकोज प्लस NH2OH से X फॉर्म होता है। तो यहाँ पे X उत्पाद होगा। X क्या होगा? ये क्या है हमारा? ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। हमसे पूछा गया है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन इस हाइड्रोक्सिल अमीन से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डी ग्लूकोनाइट्राइल, डी ग्लूकोनाइट्राइल, डी ग्लूकोज ऑक्साइम, एनहेक्सेन या सॉर्बिटॉल। हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसकी रिएक्शन करेंगे हम NH2OH से। तो NH2 इसका हम यहाँ पे ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये O हो गया और यहाँ पे ये H हो गया। हम NH2OH को इस तरह से लिखेंगे, पहले H2 लिख लिया है, फिर N और फिर OH आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रिजल्ट बनता है वो बताना है। तो जब हाइड्रोक्सिल अमीन से ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये क्या करता है? ये वाटर एलिमिनेट कर देता है। ये H2 और O मिला के वाटर एलिमिनेट करते हैं। ये H2 और O मिला के वाटर एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस H2O। और जो रिजल्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट में यहाँ पे बना देती हूँ। प्रोडक्ट होता है ये यहाँ पे H ऐसे ही रहता है, बाकी सब पार्ट ग्लूकोज का सेम रहता है। यहाँ पे N के दो बॉन्ड खाली हुए हैं, कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हुए हैं, ये आपस में अपने 2 बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड आ जाते हैं और यहाँ पे OH साथ में वैसे का वैसे ही चल रहा होता है।
तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ऑक्साइम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज ऑक्साइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लूकोज का गलनांक होता है। गलनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट बताना है इनमें से। तो ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 135 डिग्री सेल्सियस, 146 डिग्री सेल्सियस, 139 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट दिया हुआ है 144 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है इसमें कि ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री। इसका सही आंसर क्या है? ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है। हमसे क्या पूछा गया है? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है। हमें इसमें ऑप्शंस, फिगर्स थी नहीं ड्रॉ हुई हैं, फिगर्स मैं ड्रॉ कर देती हूँ। एक सेकंड। इसके फिगर्स में ड्रॉ कर देती हूँ। फर्स्ट फिगर है कि यहाँ पे इस तरह से है, ऐसे ऐसे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे H OH OH H, यहाँ पे H OH H। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, उसकी फिगर इस तरह से है। ये यहाँ पे आ जाएगा OH H OH H H OH, और ये यहाँ पे H। थर्ड फिगर है यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, पे H है, OH है, H है, OH है, यहाँ पे आ जाएगा OH और डबल OH है, और मे भी आंसर हमें इन तीन फिगर्स में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं नेक्स्ट फोर्थ फिगर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। दो गलत फिगर है, इनमें से एक सही है। हमें बताना है कि ग्लूकोज का चक्रीय संरचना यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिस फिगर। यहाँ पे ये वाला जो है सही है, ये CH2OH ग्रुप, यहाँ पे CH2OH है, बाकी यहाँ पे HOH का कन्फिग्रेशन है, ये HOH है, यहाँ पे HOH OH H। अब आपको ये कमेंट करना है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर ये बीटा डी है। कमेंट करिएगा कि ये अल्फा डी है, अल्फा ग्लूकोज है या फिर बीटा ग्लूकोज है, ये आपको कमेंट करना है। अभी हम बहुत से पिक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो अब आपको ये कमेंट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज की अधोलिखित अभिक्रियाओं में से किसमें सही सुमेलन नहीं है। हमें बताना है कि ग्लूकोज की जो यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई है उनमें से किसका पेयर सही नहीं है, मतलब किससे रिएक्ट करने पे क्या मिलेगा ये हमें बताना है, इनमें से क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन, ब्रोमीन जेल, ग्लूकोनिक अम्ल, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सॉर्बिटॉल, सांद्र एचआई, लाल फॉस्फोरस एनहेक्सेन और नाइट्रिक अम्ल ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकेरिक एसिड होगा यहाँ पे, ग्लूकेरिक एसिड। तो हमें बताना है इनमें से क्या सही नहीं है। ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने पे क्या हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करने पे सॉर्बिटॉल मिलता है, क्या कंसंट्रेटेड एचआई और लॉल रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करने पे एनहेक्सेन मिलता है, या फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने पे हमें ग्लूकेरिक एसिड मिलता है। इनमें से कोई एक सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो अभी हम ये रिएक्शन देख चुके हैं, मैंने बताया था हम सोडियम अमलगम या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaBH4। तो इससे रिएक्ट करने पे हमें सॉर्बिटॉल मिलता है, यानी ये सही है। अगला है ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने पे हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। तो ब्रोमीन वाटर जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और जो हमारे ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड से ग्लूकेरिक एसिड मिलता है क्या, तो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 उससे हमें ग्लूकेरिक एसिड मिलता है, या फिर हम जिसे और साइक्रिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है सांद्र HI तथा रेड फॉस्फोरस से हमें एनहेक्सेन मिलता है क्या, यही ऑप्शन हमारे लिए हमारे क्वेश्चन के साथ सही है, यानी हमें सांद्र HI और रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करने पे एनहेक्सेन नहीं मिलता है। तो हमारे जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो ये है, और जो पेयर है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लूकोज समतल ध्रुवित प्रकाश के तल पूर्णित कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, तो समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ग्लूकोज जो होता है हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल यानी प्लेन को घूर्णित कर देता है, यानी कि रोटेट कर देता है। हमारी ग्लूकोज जो होता है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। क्यों, किस लिए, इसमें आणविक असम्मिति है। आणविक असम्मिति मतलब मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिसिटी। क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिसिटी। नेक्स्ट है यह अविशिष्ट गलनांक वाला है। अविशिष्ट गलनांक वाला मतलब नॉन स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, नॉन स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें सममिति तल है। इसमें सममिति तल मतलब है प्लेन सिमेट्री है, इस वजह से प्लेन सिमेट्री है। नेक्स्ट यह चक्रीय संरचना रखता है, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिसिटी होने के कारण ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है टॉलेन अभिकर्मक के साथ मिलकर ग्लूकोज रजत दर्पण बनाता है, इससे क्या सिद्ध होता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, AgNH3 का होल टॉइस
क्लोज ब्रैकेट और OH, ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। और इसको हम किस मीडियम में लेते हैं? अल्कलाइन मीडियम में लेते हैं। तो अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करने पे ग्लूकोज सिल्वर मिरर बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर मिरर बनाता है। सिल्वर मिरर बनाता है। इससे क्या पता चलता है? ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक समूह है, ग्लूकोज में कीटोनिक समूह है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हम बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, अब तक तो हमें याद हो गया है। अब हम एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें? कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये टॉलेंस रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है। टॉलेंस रीजेंट के साथ भी केवल वही रिएक्ट कर सकते हैं जिनमें कि फ्री एल्डिहाइड होता है या फिर फ्री कीटोन होता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, वो रिएक्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज में ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसी वजह से ये टॉलेंस के साथ रिएक्ट कर पाता है और सिल्वर मिरर बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर मिरर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही ओसाजोन बनाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों ही एक्सिस में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ओसाजोन बनाते हैं। उसका रीजन पूछा गया है। दोनों ही मोनोसैकेराइड हैं, दोनों अपचायक शर्करा हैं, उनके विन्यास केवल C1 और C2 पर भिन्न है, दोनों परस्पर एपीमर हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही ओसाजोन बनाते हैं, उसका पीछे का रीजन क्या है? मोनोसैकेराइड होना, रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक शर्करा मतलब रिड्यूसिंग शुगर होना, या फिर दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो C1 और C2 पे डिफरेंट होना, या ये दोनों परस्पर एपीमर हैं इस वजह से, ये एपीमर है इस वजह से। तो मैंने बताया ओसाजोन केवल और केवल रिड्यूसिंग शुगर्स ही बना पाती हैं जब वो एक्सेस में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, इस वजह से ओसाजोन बना पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीटा डी ग्लूकोज के ताजे निर्मित जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन होता है। बीटा डी ग्लूकोज जो होता है, जब हम उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्व सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज को हमने पानी में डाला, तुरंत वो जो सॉल्यूशन बनता है उसका विशिष्ट घूर्णन। विशिष्ट घूर्णन मतलब स्पेसिफिक रोटेशन। विशिष्ट घूर्णन मतलब स्पेसिफिक रोटेशन। तो हमें जो रोटेशन एंगल होता है उसकी वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? +24 डिग्री, +52.5 डिग्री, +113 डिग्री, या +19 डिग्री। तो बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है +19 डिग्री, और जो अल्फा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन होता है उसका जो एंगल होता है वो होता है +112 डिग्री। क्या होता है अल्फा डी का? +112 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अभिक्रिया C6H12O6 + HCN में A+B बनते हैं। A+B क्या है? जब C6H12O6 यानी कि इस फॉर्मूला की हम HCN से रिएक्ट करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं A और B। वो A और B क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, डी ग्लूकोनाइट्राइल व डी मैनोनाइट्राइल है, ओसाजोन का फ्रक्टोज है, या कोई नहीं है। तो जब C6H12O6 के हम रिएक्शन करते हैं तो हमें जो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं डी ग्लूकोनाइट्राइल और डी मैनोनाइट्राइल। ग्लूकोज और मैनोज दोनों आपस में एपीमर होते हैं। ग्लूकोनाइट्राइल और मैनोनाइट्राइल में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप का फर्क होता है जो कि कार्बन नंबर 2 पे होता है। कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक निर्माण में लैक्टोज को प्राप्त किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में जब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं तो लैक्टोज को किससे पाया जाता है? जैसे कि अभी हमने सेलुलोज का पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किससे होती है? कॉटन से होती है, कपास से। तो अब पूछा गया है लैक्टोज को किससे प्राप्त किया जाता है?
बकरी के दूध से, भैंस के दूध से, ऊँटनी के दूध से या फिर गाय के दूध से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गाय के दूध से। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमें लैक्टोज गाय के दूध से मिलता है, हम गाय के दूध से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च पर किस एंजाइम की क्रिया से माल्टोज प्राप्त होता है? स्टार्च की रिएक्शन हम किस एंजाइम के प्रेजेंस में करेंगे कि हमें माल्टोज मिलेगा? ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्टेज, जाइमेस, डाइस्टेस या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम स्टार्च की रिएक्शन हम किस एंजाइम से करेंगे, हमें एक डाइसैकेराइड माल्टोज मिलेगा। तो सिर्फ माल्टोज के लिए नहीं, स्टार्च की रिएक्शन जब हम डाइस्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो माल्टोज होता है या फिर कोई भी हम बोल सकते हैं डाइसैकेराइड होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाइस्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज का गलनांक होता है। सुक्रोज का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है। ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 135 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 186 डिग्री सेल्सियस। तो सुक्रोज का जो गलनांक होता है वो 185 डिग्री सेल्सियस से 187 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 186 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉलीसैकेराइड किस रूप में पाए जाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बहुत सारे 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स का प्रोडक्ट मिलता है, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स किसे बोलते हैं? जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलती है, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो किस रूप में पाए जाते हैं ये पूछा गया है। क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ये क्रिस्टलीय यानी अनक्रिस्टलाइन फॉर्म में, या फिर नॉन क्रिस्टलाइन, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉरी, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ऑप्शन सी है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो अक्रिस्टलीय फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज के किण्वन से बनने वाला उत्पाद है। किण्वन बोलते हैं हम फर्मेंटेशन को। किसे? फर्मेंटेशन को। हमसे बोला गया है अगर हम ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कोई एसिड मिलेगा, कोई बेस मिलेगा, कोई अमीन मिलेगा या फिर कोई अल्कोहल मिलेगा। तो ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से हमें क्या मिलता है? ऑप्शन डी, अल्कोहल। क्या मिलता है? अल्कोहल। तो ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से क्या मिलता है? अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 होगा। कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और X बन रहा है। यहाँ पे X क्या होगा? ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है या फिर हम कोई भी इसे मोनोसैकेराइड मान लेंगे। ये रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक अम्ल मिलेगा, सैकरिक अम्ल मिलेगा, अमोनियम ग्लूकोनेट मिलेगा या सॉर्बिटॉल मिलेगा। इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से होती है ये रिएक्शन। यहाँ पे हमें दो ऑक्सीजन मिल रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड क्या होता है? सैकरिक एसिड में ऊपर और नीचे अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। सैकरिक एसिड में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंट में जो दो ऑक्सीजन आते हैं वो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही ग्रुप को सैकरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो दोनों ही ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सैकरिक एसिड या फिर इसी को बोलते हैं ग्लूकेरिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, सैकरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, अभिक्रिया डी ग्लूकोज प्लस बी से हमें सेमी कार्बोज मिलता है, इसमें बी क्या होगा?
हमसे पूछा गया है ग्लूकोज की रिएक्शन करी हमने किसी से और हमें सेमी कार्बोज मिला है, तो हमसे पूछा गया है बी क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजीन होगा, हाइड्रोक्सिलामीन होगा, सेमी कार्बोजाइड होगा या फेलिंग विलयन होगा। फिनाइल हाइड्रोजीन से ग्लूकोज की रिएक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, ओसाजोन मिलता है, तो इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करने पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करने पे हमें मिलता है ग्लूकोज का ऑक्साइम। क्या मिलता है, ग्लूकोज का ऑक्साइम, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है सेमी कार्बोजाइड, इससे ही रिएक्ट करने पे हमें सेमी कार्बोज मिलता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और फेलिंग विलयन से हमें मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो ये हमारे एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज की ऑक्सीजन से युक्त षट सदस्य रिंग को क्या कहते हैं। ग्लूकोज की भी मैंने बहुत सारी रिंग्स बनाई हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बनाए हैं मैंने, उसमें जो ऑक्सीजन लगा होता है वैसी रिंग, यानी जो ग्लूकोज की जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, पायरानोज बोलते हैं, फ्रक्टोपायरानोज बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं या फिर पायरोल बोलते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, उसे क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पायरानोज। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, पायरानोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन जल द्वारा फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ब्रोमीन जल से जब हम फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन करते हैं, मैंने बताया ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, टार्ट्रिक एसिड मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा, ट्राइमेथाइल ग्लूटेरिक एसिड मिलेगा। तो जब अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम करते हैं ब्रोमीन वाटर से तो हमें मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन करना है, तो हमें जो मिलता है प्रोडक्ट वो होता है ट्राइमेथाइल ग्लूटेरिक एसिड। क्या होता है, ट्राइमेथाइल ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोहेक्सोज का एल्डोपेंटोज में रूपांतरण किनके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। एल्डोहेक्सोज को अगर हम एल्डोपेंटोज में चेंज कर रहे हैं तो ये किसके द्वारा होता है, किस क्रिया के द्वारा होता है। तो इसमें ध्यान रखना है हमें कि हम एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज में कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, अगर ये एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज बोलता हमें तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता किलियानी फिशर संश्लेषण, यानी किलियानी फिशर सिंथेसिस के द्वारा हम एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक कार्बन बढ़ा के। बट अभी हमसे क्या पूछा गया है, एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए होता है। अगला है एपीमरीकरण, एपीमरीकरण हो गया एपीमराइजेशन। नेक्स्ट है अमादुरी अभिक्रिया द्वारा या फिर रफ पोकरण द्वारा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रफ पोकरण द्वारा। अगर हमें इसी का उल्टा पूछता एल्डोपेंटोज का एल्डोहेक्सोज में चेंज करना होता तो आंसर होता किलियानी फिशर सिंथेसिस या संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मॉलिस परीक्षण देता है। मॉलिस टेस्ट के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ये सभी। तो पहले वो देखेंगे मॉलिस रिएजेंट क्या होता है। मॉलिस रिएजेंट में होता है 10% अल्फा नेप्थॉल, क्या होता है 10% अल्फा नेप्थॉल इन इथाइल एल्कोहल, या फिर हम बोल सकते हैं एल्कोहल की प्रेजेंस में, स्पेसिफिकली इथाइल एल्कोहल मैंने लिख दिया है। तो ये होता है मॉलिस रिएजेंट। अब पूछा है कौन से कार्बोहाइड्रेट दे पाते हैं, तो मॉलिस टेस्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी इसको हर तरह के कार्बोहाइड्रेट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलिन अभिकर्मक का रासायनिक नाम है।
मैं अभी बता चुकी हूँ, यह आंसर आपको आना चाहिए अभी, कि ब्रोमीन जल विलयन यानी ब्रोमीन वाटर, क्यूप्रस ऑक्साइड विलयन यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का सोल्यूशन, CuO का सोल्यूशन, सिल्वर अमोनियम आयन विलयन, सिल्वर अमोनियम का जो आयनिक सोल्यूशन होता है वो, या इनमें से कोई नहीं। तो हम पढ़ चुके हैं टॉलेंस एजेंट क्या होता है। टॉलेंस एजेंट होता है AgNH3 का होल टॉइस और OH, सॉरी, इसे बोलते हैं सिल्वर अमोनियम आयन सोल्यूशन। अगर हम इसमें OH ना लगाएं तो इसमें आयन आ जाएगा, और अगर OH लगा है तो ये आयनिक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सिल्वर अमोनियम आयन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, साइनोहाइड्रिन में CN अणु की संख्या निर्भर करती है। साइनोहाइड्रिन में जो CN का नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कार्बन पर, नाइट्रोजन पर, सल्फर पर या ऑक्सीजन पर। तो साइनोहाइड्रिन में जो कार्बन होता है इसमें जो CN होता है इसकी संख्या निर्भर करती है हमारे कार्बन पर। किस पे, कार्बन पर। सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, गाय के दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। हमने देखा लैक्टोज को अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए पाना चाहते हैं तो हम गाय के दूध से पाते हैं। कैसे पाते हैं, गाय के दूध से। तो फिर हमसे पूछा गया है अब गाय के दूध में कितना लैक्टोज होता है, 2 से 5%, 10%, 4 से 5% या 3%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 to 5%। और लैक्टोज की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए भी हम गाय का दूध ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब पूछा गया है ग्लूकोज किससे बनता है, गाजर से, चुकंदर से, मूली से, ईख से। ईख हो गया हमारा शुगर केन, ईख क्या हो गया, शुगर केन, या फिर हम बोल सकते हैं गन्ना। तो हमसे पूछा गया है ग्लूकोज किससे बनता है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ईख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, हमसे इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पूछा गया है। इसमें होगा CyH2OZ, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे CyH2OZ। नेक्स्ट है CyH2OY या फिर CXH2OY और या फिर CXH2O, बस ऐसे ही है। तो हमें बताना है इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CXH2OY, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का डबल होगा हाइड्रोजन, और कार्बन और H2O का जो ये नंबर होगा ये डिफरेंट होगा। तो सही आंसर हो गया CXH2OY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, स्टार्च में किसके परमाणुओं की रिंग पाई जाती है। स्टार्च में जो रिंग होती है वो किसकी होती है। स्टार्च ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। तो अभी पूछा गया है वो किसकी रिंग होती है, नाइट्रोजन की होती है, फास्फोरस की होती है, सल्फर की होती है और ऑक्सीजन की होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की रिंग होती है। किसकी होती है, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों में कितने प्रतिशत ग्लूकोज उपस्थित होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज के पेशेंट्स में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है या फिर शुगर होती है। 50%, 11 to 20%, 18%, 8 to 10%। तो डायबिटीज के पेशेंट्स में कितने परसेंट शुगर होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 to 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, लैक्टोज सुक्रोज से कितने गुना मीठा होता है। लैक्टोज सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है। अब हमें ये बताना है कि लैक्टोज सुक्रोज से कितना ज्यादा मीठा होता है। 1/8, 1/16, 1/9 या 1/4। तो हमें बताना है लैक्टोज सुक्रोज से कितने गुना मीठा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन स्पेसिफिक पोलराइज रोटेशन को
शो करेगा? फ्रक्टोज करेगा, सेल्यूलोज करेगा, ग्लूकोज करेगा, या सभी करेंगे? तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज तो शो करता ही है और इनमें से केवल केवल ग्लूकोज ही शो करता है। इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक पोलराइज रोटेशन, ठीक है, या रोटेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में किसके हाइड्रेट ज्ञात नहीं है? इनमें से कार्बोहाइड्रेट में किसके हाइड्रेट्स ज्ञात नहीं है? हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, या सभी के? कार्बोहाइड्रेट्स में इनमें से क्या नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन के हाइड्रेट ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में सी व एच का अनुपात होता है। हमें क्या पूछा गया है? कार्बोहाइड्रेट्स में सी व एच का अनुपात यानी रेशियो बताना है। कार्बन रेशियो हाइड्रोजन बताना है हमें। तो रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1, 3:2, 4:2, 1:2। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 1:2। कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं? 1:2। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, सेलुलोज का रंग होता है। सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। हमें बताना है कि उसका कौन सा कलर होता है? ग्रीन, हरा, पिंक, गुलाबी, रंगहीन, कलरलेस, या फिर काला, ब्लैक। तो इसका सही आंसर होगा, सेलुलोज का कलर कैसा होता है? सेलुलोज का कलर होता है रंगहीन, कलरलेस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इनमें से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। हमसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। नाम से पता चल रहा है जिसमें केवल एक यूनिट है वही सबसे सिंपल है, यानी कि सही आंसर है इसका मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनती है डाइसैकेराइड, फिर टेट्रासैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से किससे अतिरिक्त समान ओसोजोन बनाते हैं? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन चारों में से कोई 3 ओसोजोन बनाते हैं पर कोई एक ओसोजोन नहीं बनाता है। तो हमें बताना है इनमें से कौन ओसोजोन नहीं बनाता है। तो ओसोजोन केवल वही बनाते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। तो अब हमें देखना है कौन सा इनमें से नॉन रिड्यूसिंग है, वो ओसोजोन फॉर्म नहीं करेगा। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज और ऑप्शन डी माल्टोज। तो हमने पढ़ा है ग्लूकोज हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर है तो ये ओसोजोन बनाता है। हमारा बी फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी ओसोजोन बनाता है। गैलेक्टोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये ओसोजोन नहीं बनाता है। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी ओसोजोन बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैलेक्टोज, ये ओसोजोन नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरित जौ का रस कहलाता है, यानी जो अंकुरित जौ होता है उसका रस क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है, माल्ट कहलाता है, फ्रक्टोज कहलाता है, या हेमी एसिटल कहलाता है? तो अंकुरित जौ का रस क्या कहलाता है? इनमें से अंकुरित जौ का रस कहलाता है माल्ट। क्या कहलाता है? माल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, C6H12O6 यहाँ पे एक एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी बनाए हैं। तो ग्लूकोज विलयन ये परिवर्तन एंजाइम ई द्वारा होता है। एंजाइम ई क्या है? ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। पूछा ये गया है कि किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है, तो उस एंजाइम को बताना है। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? इनकोश, स्टार्च, इन्वर्टेज, या जाइमेज। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंट में। किसमें? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में हमारा इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में हमारा इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझे लगता है हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। बस
इसी के साथ हमारी क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।